लास्ट क्लास में हमने जाना कि इस चैप्टर में हमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि हमें फूड चाहिए। फूड इसीलिए चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमें पढ़ना है। हमने कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का सीक्वेंस भी देखा है कि जिन्हें इस सीक्वेंस में फॉलो करना होता है ताकि हम एक प्रॉपर क्रॉप प्रोडक्शन कर सके। ये सीक्वेंसेस काफ़ी लॉजिकल है कि पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होनी चाहिए, पहले सॉइल से रिलेटेड होनी चाहिए, फिर सोइंग, फिर फर्टिलाइजर्स, फिर उसके बाद उसको खाद देना, पानी देना, फिर वीडिसाइड्स, फिर हार्वेस्टिंग और फिर स्टोरेज। इसमें कि स्टेप नंबर 1 जो है उसे हमें स्टार्ट कर दिया था, जो कि थी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों, सबसे पहले सवाल आया था कि क्यों करनी है ये स्टेप। अगर ये स्टेप हम नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो जिसमें हमने 3 पॉइंट्स दिए थे जिसे हमने इस फिगर से याद किए थे। फर्स्ट पॉइंट था कि ये जो प्लांट्स के रूट्स है, अगर सॉइल लूजनिंग की है, उसका प्रिपरेशन किया है, तो ये प्रॉपरली नीचे तक जाती है, जिसके कारण इसे वाटर और ऑक्सीजन, इसका रेस्पिरेशन प्रॉपरली होता है, ये पेनिट्रेट डीप हो सकते हैं। सेकंड हमने देखा था कि अगर हम लूजनिंग ऑफ सॉइल करते हैं तो जिसके कारण अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है। फर्दर जैसे जैसे ये अर्थवॉर्म या माइक्रोब्स ट्रैवल करते हैं, ये फिर से लूजनिंग करते हैं सॉइल की, और ये अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स फार्मर के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एज ए ह्यूमस, एज अ मैन्यूअर सॉइल में ऐड होता है। थर्ड रीज़न हमने ये देखा था कि जब हम सॉइल टर्न अराउंड करते हैं तो जो नीचे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के, वो ऊपर आते हैं। वो ऊपर की लेयर में आने के कारण वो अर्थ के रूट को अवेलेबल हो जाते हैं, जिस कारण ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट सॉइल को मिल पाता है। तो ये सब हमने स्टेप्स दिखी थी और ये लॉजिकल रिमेम्बरिंग हमने किया था कुछ इस प्रकार। तो आज आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज किरंगाले, आपका मैथ्स एंड साइंस कोच फ्रॉम स्टूडेंट फर्स्ट लर्निंग सेंटर हिंगनघाट। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ 480 पिक्सल यूट्यूब क्वालिटी में सेट कर ले और डिस्क्रिप्शन में दिए नोट्स को डाउनलोड कर ले, क्योंकि ये चैप्टर पूरी तरह थ्योरेटिकल है और इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है और हमें फ्लो का पता नहीं रहता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम एक फ्लो ऑफ टॉपिक्स देख लेते हैं। सो स्टेप नंबर 1 हमारी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, करेक्ट। सो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट पार्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है प्लोइंग से रिलेटेड, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की जो प्रोसेस है जिसे हम प्लोइंग कहते हैं, इसमें हम 3 टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लो क्या होता है, एक हो क्या होता है, और एक कल्टीवेटर करके वो क्या होता है, ये आज इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। स्टेप नंबर 2 होती है सोइंग से रिलेटेड। सोइंग में हम पढ़ने वाले हैं सीड सिलेक्शन कैसे करना है, फिर इसकी ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स क्या है सोइंग की, ये भी आज हम आज के क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड स्टेप होती है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है वाई वी नीड टू डू दिस स्टेप। उसके बाद ये फर्टिलाइजर वर्सेस मैन्योर का एक हमें कंपैरिजन भी पढ़ना है कि इनमें क्या डिफरेंस है और कौन सा कब यूज़ करना है, किस प्रकार। सो कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो कि आप कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं तो इस स्लाइड पे आके ये लिख लीजिए, इस स्लाइड पे आके आपको देख लेना है कि आप किस पार्ट में जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं इस स्लाइड्स को और अपडेट करते जाऊंगा कि क्या पॉइंट है, किस तरह से है, ठीक है। टॉपिक भले ही पूरी तरह थ्योरेटिकल है, लेकिन हम इसे इमेजेस और इससे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, साथ ही टॉपिक पढ़ते पढ़ते ही वो आपको याद हो जाए, कुछ इस हिसाब से भी मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो वाई रिक्वायर्ड के क्वेश्चन के बाद हम चलते आगे, दैट इज प्लोइंग, ठीक है। सो प्लोइंग और उसके जो 3 टूल्स है उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लोइंग, सबसे पहले प्लोइंग क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन किसी भी टॉपिक क्या था कि वो क्या है। सो प्लोइंग क्या है हमें पता है, हमने पिछले क्लास में भी देखा कि सॉइल को ढीला करना या सॉइल को लूजन करना,
ठीक है, इसे प्लोइंग कहते हैं। सो प्लोइंग इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ सॉइल को ढीला करना या लूजन करना। और दो टर्मिनोलॉजीज है इसी डायरेक्शन में, वो है टिलिंग, ठीक है। तो प्लोइंग, टिलिंग, लूजनिंग ऑफ सॉइल और टर्निंग ऑफ सॉइल, ये चार टर्म्स को से दे आर वन एंड द सेम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि प्लोइंग अगर करना है और आपकी जो अर्थ क्रस्ट है, जो सॉइल है, अगर वो बहुत कड़क है, बहुत हार्ड सॉइल है, तो हमें प्लोइंग के पहले उसमें वाटर डालना पड़ेगा, साथ ही थोड़ा बहुत मैन्यूअर भी डालना पड़ेगा अगर रिसेंटली कोई क्रॉप लिया हो। तो प्लोइंग के पहले हमें सॉइल में वाटर डालना है और मैन्योर डालना है। ये सब पॉइंट्स आपको कुछ ही देर में याद हो जाएंगे, ठीक है। लेटस जस्ट आप साथ बने रहे। और फिर प्लोइंग से रिलेटेड कौन कौन से टूल है हमें पता है, 3 टूल है और ये हमारे टॉपिक के इनफैक्ट कंटेंट्स भी है। फर्स्ट है प्लो, प्लो का मतलब हल। नेक्स्ट है हो का मतलब होता है जिसे हम फावड़ा कहते हैं, ठीक है। और थर्ड है कल्टीवेटर, जो आपने देखा होगा शायद, ठीक है। तो ये 3 इम्प्लीमेंटेशंस है इसके, प्लो, हो और कल्टीवेटर। ये आपको याद हो जाएगा, कोई इशू नहीं। एक्सरसाइज 4A का एक क्वेश्चन है, राइट द पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ टर्म्स दी है जिसके बारे में हमें लिखना है, तो उन्हीं टर्म्स को मैं अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और ये क्वेश्चन का आंसर दोनों चीज़ें साथ में हो जाएगी। सो ये इमेज, इस इमेज को आप ध्यान से देख ले। इस इमेज में मैं आपके 2 क्वेश्चंस के आंसर याद करवाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ये जो पॉइंट था अपना इफ सॉइल इज ड्राई वाला और ये एग्रीकल्चर वाला, वो इस इमेज में डाल देते। फर्स्ट तो हमें पता चल जाता है, हम क्वेश्चन मार्क करते कि प्लोइंग क्या है, उससे हमें फर्स्ट पॉइंट मिल जाता है। सेकंड पॉइंट कैसे आप याद करोगे, आप इस अर्थ क्रस्ट को सेकंड पॉइंट बना दीजिए। ये जो अर्थ दिख रही है, जो आप देख रहे हैं कि ये कुछ कड़क कड़क सामान दिखती है, इसमें पानी और मैन्योर डालना पड़ेगा, तभी हल चलेगा, तभी ट्रैक्टर चलेगा या कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलेगा, और तभी लूजनिंग ऑफ सॉइल प्रॉपरली हो जाएगी। तो यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 2 आपका इस फिगर के थ्रू याद कर सकते हैं। और टूल्स तो हमें पता ही है, ठीक है। सो इसे समझने के बाद अब हम चलते हैं टूल्स पर। सो पहला है प्लो। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इस फिगर की तरफ अब देखिए, ये जो है प्लो, इसको कुछ रस्सियाँ बांधी हुई है, ठीक है। काफ़ी एंशियंट टाइप का ये हो लग रहा है। तो एक्चुअली सबसे पहले का जो टूल था, द बिगिनिंग टूल, सबसे एंशियंट टूल एग्रीकल्चर का, ये प्लो ही है, ये हल ही है। हल से ही सब कुछ होता था, चाहे सॉइल को लूजन करना हो, चाहे वीड्स निकालना हो, ठीक है, चाहे मैन्यूअर देना हो। तो ये सबसे एंशियंट टूल है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। ये हमें कैसे ध्यान में रहेगा, आप देखिए, इसको रस्सी बांधी हुई है कुछ इस तरह से, इसको इमेजिन या विजुअलाइजेशन में डाल दीजिए कि इसको रस्सी वगैरह बांधी है और ये काफ़ी पुराने स्टाइल का दिख रहा है, नए मशीन की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सो दिस इज द एंशियंट टूल जो इन सब कामों के लिए यूज़ होता है। अभी सेकंड पॉइंट, इसके ज्योमेट्री पर जाइए आप। देखिए, हल में मेजरली 3 पार्ट है। एक तो ये उड़न पार्ट है, ठीक है। ये किसी भी चीज़ के उड़न पार्ट को शाफ्ट कहते हैं, उड़न शाफ्ट। आपको ये हथौड़े में भी दिखने को मिलेगा और बहुत सारे टूल्स है जिसमें उड़न पार्ट रहता है, तो इसको हम शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है जो इसके हेड पे है। हेड पे आप ये देख रहे हैं मेटल का ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप है। ये आयरन का इसलिए बना है ताकि ये ज़मीन में जाए और इजीली फ्लो हो, ये काफ़ी शार्प रहता है, इसे हम प्लो शेयर कहते हैं। और तीसरा पार्ट, ये जो बैलों के सिर के ऊपर रखते हैं, कंधों के ऊपर, एक्चुअली इसे हम बीम बोलते हैं। तो ये वर्ड बीम और शाफ्ट आपने शायद कहीं ना कहीं सुना होगा, ये वर्ड आपके लिए नया है, प्लो शेयर। प्लो इसलिए क्योंकि प्लोइंग के लिए यूज़ होता है, इसे हमेशा यूजुअली हम शाफ्ट बोलते हैं। ये बीम है और ये प्लो शेयर है। तो सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं, इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप जिसे हम प्लो शेयर कहते हैं। फिर इसके पास लॉन्ग वुडन वुड होते हैं जिसे प्लो शाफ्ट कहते हैं, और बीम होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें आएंगे एंशियंट से, ये पिक्चर के ये पार्ट से, और सेकंड पॉइंट इसके ज्योमेट्री से। तो इस प्रकार प्लो के दोनों पॉइंट आप इस पिक्चर से याद कर सकते हैं और इसका भी एक पॉइंट इससे याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, हो का मतलब होता है फावड़ा करके कहते हैं, और या कुदाल भी कहते हैं शायद हिंदी में। तो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये फिगर दिया है
इसका, लेकिन ये काफ़ी मॉडर्न दिखता है। और फावड़ा वो कुछ घर में अपने खेतों में देखा होगा या रोड के कामों में देखा होगा, कुछ इस तरह से है। वन मोर टाइम, हम इस टॉपिक को कैसे ध्यान में रखेंगे या कैसे याद करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं कि हो क्या है। तो हो क्या है एक्चुअली, हो भी प्लोइंग का एक टूल है। चाहे प्लोइंग करना हो, लूजनिंग ऑफ सॉइल करना हो, या वीड्स निकालना हो, मतलब छोटे छोटे पेड़ निकालो, उसका एक सिंपल टूल है। तो हो इज़ अ सिंपल टूल यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। ये होगा इसका पॉइंट नंबर 1। किस क्वेश्चन से आएगा कि ये क्या है। सेकंड, अगेन इसका भी हम ज्योमेट्री देख लेते हैं। इसमें भी हमें क्या है, एक लॉन्ग वुडन रॉड है, ये हो गया एक पार्ट। और दूसरा पार्ट का है इसके पास एक आयरन प्लेट है जो इस लॉन्ग वुडन रॉड में फिक्स्ड है। तो इसके ज्योमेट्री के बारे में हम ऐसा लिख लेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ, ये आप अपने इंग्लिश के हिसाब से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही वर्ड्स लिखना चाहिए। वर्ड्स तो हमें हमेशा याद नहीं रहते, हमेशा हमें पिक्चर्स याद रहते हैं, इसलिए मैं हर वर्ड्स को पिक्चर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक मेमोरी टेक्निक का एक्चुअली एक वन ऑफ द टिप है कि हमें पिक्चर के थ्रू याद करना है। वर्ड्स तो हम कैसे भी फिर थोड़ी फॉर इंग्लिश का यूज करके बना लेंगे। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग एट द एंड टू विच आयरन प्लेट इज फिक्स्ड ऑन वन ऑफ इट्स साइड और ऑन इट्स हेड। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आ गया ज्योमेट्री से। फिर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आपने देखा होगा, ये ट्रैक्टर के अटैचमेंट के साथ आता है। ये कुछ इस हिसाब से दिखता है, जैसे अगर हम हल से या प्लोइंग से या ट्रेडिशनल मेथड से जब हम प्लोइंग करते हैं तो एट अ टाइम एक ही रो बनता है। लेकिन हमारे पास अगर लार्ज फार्म लैंड है और हमें लार्ज करना है प्लोइंग, तो ऐसे में हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी है, डेफिनेटली इससे टाइम बच जाता है। सो नाउअडेज वी यूज स्टेप नंबर 1 है फ्लोइंग, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। सो इसे हम एक बार रिवाइज, लेट अस रिवाइज इट। सो इन लास्ट क्लास वी हैव सीन अबाउट why preparation of soil is required. Step number 1 we have started it. Today we continued that discussion with the process of that step, that is plowing. So the first question on any heading, we usually put a question mark, that what is plowing, and this gives us first point of any discussion. What is plowing? Loosening of soil, tilling, turning of soil is or plowing. These all are synonyms of each other, they are similar words, so you just write those words. Next point we have collected from here, this earth crust or earth surface, if it is very hard, plowing is not easy. So to make it little, so to help the process, we water that land. So before plowing we can water it, we can also add manure to it. So second point we remember from here. Okay, and tools which are used, these 3 tools are used, and we by now we are very much familiar about them. They are also part of our syllabus to be studied. Okay, then we see the first tool. So again we use the same technique, we put a question mark, that what this tool is, and the answer to that question we collect from here, again from this figure. So first 2 question we can remember from this figure. This looks like very ancient, that these ropes are there, and this looks like very ancient. So it gives us a hint to write the first point, that plow is a traditional and the ancient tool which is used for plowing or tilling of soil or loosening of soil, also for adding manure as well as removing weeds. Okay, this is first point. Second point comes from geometry. What we can write about plow, that it consists of actually 3 parts. This is first part, that is long wooden part, it is called as plow shaft. Then there is a triangular iron strip at the front end which is used to plow the earth or soil, called as plowshare. And then there is a beam, there is a part which is kept over the bullocks, that is called as beam. So you write about this geometry, this is part number 2. Then we go to the next tool, that is O. Again point number 1, from question we get what it is. It is also one of the tool to for plowing or loosening of soil. All these words you have to add in your first point. Second point we come from the geometry, that it also consists of a
long rod shape wooden rod, and to it we have attached a iron bent plate at the front end. So this is point number 2. So we can write this description. And then there is a cultivator. Cultivator is nothing but for large scale farming. It is advanced version of the traditional plow. Because of that we can plow several rows at a time, and it saves our time and it gives proper method or proper plowing. Okay, तो हैविंग अंडरस्टूड दिस, अब हम बढ़ते हैं. सो आवर स्टेप नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यहाँ ख़त्म होती है. ठीक है, अभी हम स्टेप नंबर 2 में जा रहे हैं. आप चाहे तो वो स्लाइड को रेफर कर सकते हैं. क्या है स्टेप नंबर 1, अभी स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 है सोइंग के बारे में. तो इसमें हमें 2 पॉइंट्स देखना है. एक तो सिलेक्शन ऑफ सीड देखना है, और मेथड्स देखना है, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड्स. ठीक है, सोइंग के लिए पहले सिलेक्शन ऑफ सीड्स का प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन होना चाहिए. तो इसके लिए आपने हमेशा गांव में देखा होगा कि एक बर्तन लिया जाता है जिसमें सीड्स डालते हैं और जिसमें पानी डालते हैं, और जो तो फिगर से ही हम इसे याद भी कर लेते हैं. ठीक है, तो हाँ, एक बर्तन में पानी लिया जाता है जिसमें जो सीड्स हमें प्लांट करनी है उसे डाला जाता है. अभी जो भी सीड्स खराब होगी या हॉलो होगी, अंदर से खोखली होगी, वो लाइटर होगी, जिस कारण वो पानी पर ऊपर की तरफ आ जाएगी, और जो प्रॉपर सीड्स है वो पानी में नीचे बैठ जाएंगी. इस प्रकार डैमेज सीड्स को हम, जो कि लाइटर और हॉलो होती है, उसे रिमूव कर सकते हैं, छान ले सकते हैं, ताकि हमें अच्छी क्वालिटी की सीड्स मिले. अब अच्छी क्वालिटी की सीड्स क्यों चाहिए? ताकि जो प्रोडक्शन हो, जो फार्मिंग का जो यील्ड हो, वो प्रॉपर हो. उसमें ही और एक पॉइंट है जो हम इसी फिगर से याद कर लेते हैं कि जब भी हम प्लांट करते हैं सीड्स फार्म में, तो एक ही जगह प्लांट करेंगे पूरी की पूरी सीड्स तो नहीं, उसे हर प्लांट को प्रॉपर सनलाइट या प्रॉपर न्यूट्रिएंट या प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा. इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप एक प्रॉपर डिस्टेंस पर सभी सीड्स को प्लांट करें. ठीक है, यह है हमारा नेक्स्ट पॉइंट. इस पॉइंट को हम इसी फिगर में डाल देते हैं ताकि एक ही फिगर में 2 पॉइंट आ गए. फर्स्ट पॉइंट तो हमें आ गया कि वाटर डाल के लाइटर सीड को इस प्रकार से हमें फिल्टर आउट कर लेना है. नेक्स्ट पॉइंट हमें इस ऐसे जोड़ लेते हैं कि इन दोनों सीड्स के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए. क्यों होना चाहिए उसका हमें रीज़न पता है, और कि सनलाइट प्रॉपर मिलनी चाहिए, वाटर प्रॉपर मिलने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलने चाहिए. ठीक है, ओवर क्राउडिंग एक ही जगह अवॉइड करनी है. तो ये दोनों पॉइंट हम इस फिगर से याद कर लेते हैं. ओके, सो वही इसका एक्सप्लेनेशन या इसके पॉइंट्स है कि डैमेज सीड्स हॉलो और लाइटर होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर आ जाती है, फ्लोट करते हैं, और इसे हम सेपरेट कर लेते हैं. इस प्रकार गुड क्वालिटी सीड्स चाहिए हमें ताकि अच्छा यील्ड मिले. उसी प्रकार ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए प्लांट्स की, ताकि सबको सफिशिएंट लाइट, न्यूट्रिएंट्स और सॉइल में से सब चीज़ें मिले. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, स्टेप 2 का पॉइंट नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ सीड, यहाँ अभी हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है. इसमें अभी है ट्रेडिशनल टूल्स और मॉडर्न टूल्स. ठीक है, तो हम देख लेते हैं. हम सब चीज़ें फिगर से याद करेंगे. ये फिर आखिरी में क्या करना है, आपको ये फिगर को ही देखना है और फिगर पर ही एक लाइक नंबरिंग करके आप रिवीजन करना है, ताकि ये सब बार बार ना पढ़ना पड़े. ट्रेडिशनल टूल कुछ इस तरह से दिखता है. प्लांटिंग का जो सीड्स जो हमें लगानी है, इसमें क्या होता है, एक फनल शेप का ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ऊपर से सीड्स डालते हैं. फिर वहाँ पे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे एक या दो से ज़्यादा भी पाइप्स होते हैं, जिसके कारण एक सीड्स पूरी की पूरी एक ज़मीन में प्लांट हो जाती है. ठीक है, तो ये इस मेथड का है. क्या ऐसा है, इसमें फनल लाइक स्ट्रक्चर है, ऊपर से सीड डालना है, नीचे प्लांट होती है. बस इतना ही हमें ध्यान रखना है इसी इमेज से. ठीक है, तो यही 2 या 3 पॉइंट लिखना है. इट्स फनल के समान है. सीड्स आर फेड इनटू द फनल फ्रॉम द टॉप से सीड्स डालना है, पाइप से जाती है, नीचे सॉइल में प्लांट हो जाती है. फिर आता है, ये हो गई ट्रेडिशनल टूल. ठीक है, फिर अभी आता है मॉडर्न टूल. मॉडर्न टूल कुछ इस प्रकार है. ये भी एक ट्रैक्टर का ही अटैचमेंट है. ट्रैक्टर को अटैच करके इससे हम सीड्स डाल सकते हैं. ये भी आप देखेंगे तो फनल की तरह एक पाइप रहता है, और उसमें
बहुत सारे इसमें एक साथ बहुत सारे सीड्स को हम प्लांट कर सकते हैं। जैसे ये कुछ इसी प्रकार है कि जैसे हल था तो उससे एक रो ही हम प्लो कर पाते थे, लेकिन कल्टीवेटर था, ट्रैक्टर का एक अटैचमेंट जो प्रीवियस स्लाइड में हमने टूल देखे थे, उससे बहुत सारे रोज प्लो कर सकते हैं। उसी प्रकार या फनल से एक बार में एक ही रो में सीड्स हम प्लांट करते हैं। लेकिन ये जो मॉडर्न टूल है इसे ड्रिल कहते हैं, ये भी ट्रैक्टर का अटैचमेंट है। इसके कारण हम एक साथ 5 से 6 रोज में सीड प्लांट कर सकते हैं और इसमें डिस्टेंस भी अपने आप ऑटोमेटिकली मेंटेन रहता है। तो ये है मॉडर्न टूल। तो ये है सीड ड्रिल, आजकल ये यूज़ होता है। इसके कारण यूनिफॉर्मली हम डालते हैं और टाइम और लेबर तो बचता ही है टेक्नोलॉजी से। तो ये हो गया हमारी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 यहाँ कंप्लीटली हमारी एक्सप्लेन हो गई। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है नर्सरी। नर्सरी आपने देखी ही होगी, हमेशा हम यूजुअली विजिट करते हैं घर में भी प्लांट्स लगाने के लिए। इसके सामने ही मैंने क्वेश्चन मार दिया कि नर्सरी मतलब एग्जैक्टली क्या। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट फार्म लैंड पर या खेत में नहीं लगा सकते। उन्हें एक्चुअली पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में ग्रो करना पड़ता है, इनको न्यूट्रिएंट्स देना पड़ता है ताकि वो पहले ग्रो हो जाए, थोड़े मजबूत हो जाए, थोड़े प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाए, और फिर हम उसे उस पॉट से निकाल के फार्मलैंड पर लगा सकते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल है पैडी का, जो राइस की जो फार्मिंग होती है उसमें ऐसा ही होता है। अगर हम डायरेक्टली लगाते हैं तो वो एक्सट्रीम कंडीशन, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसको सहन नहीं कर पाते हैं, काफ़ी नाजुक होते हैं वो, इसलिए पहले हमें उसे नर्सरी में लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये है एक्चुअली नर्सरी का मीनिंग, दे आर प्लांटलेट्स। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन सोइंग। तो ये है एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन। अगर ये 3 मार्क का आता है या 4 मार्क का आता है उस हिसाब से आंसर लिखना है, कम ज़्यादा इसको एडजस्ट करके। सो स्टेप नंबर 2 जो थी सोइंग थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और अभी हम जाते हैं इस हमारे आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट, दैट इज स्टेप नंबर 3। क्या थी स्टेप नंबर 3? रिकॉल हो रही है? सोइंग करने के बाद क्या करना चाहिए? खत पानी, नाम याद होगा ना, तो अभी खत देने का समय आ गया है। सो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसे भी याद करने की मैं आपको ट्रिक देता हूँ कि आपको ये लेक्चर के साथ साथ ही याद आ जाए। आप क्या करें, फर्स्ट पॉइंट को व्हाट करके ध्यान में रखें कि व्हाट पूछना है हमें, और इस व्हाट का आंसर अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, हम ज़मीन में खत क्यों डालते हैं? ताकि प्लांट्स जो हम लगा रहे हैं उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, वो हेल्दी ग्रो हो। ठीक है, ये रीज़न रहता है हमें किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड में खत डालने का। तो what are the substances? These are nothing but the substances that gives healthy growth or provides nutrients to the प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। बस ऐसा लिखना है। इसमें भी अभी 2 पार्ट्स हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र। तो इसमें भी स्पेसिफिकली अभी हम मैन्योर के बारे में जान लेते कि मैन्योर क्या है। पहले तो हमने रफली जान लिया कि ये 2 चीज़ें क्या है। अब मैन्योर क्या है, उसमें से मैन्योर आपने पहले भी ये सुना होगा, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। किस चीज़ से बनता है? ये डिकम्पोजिशन से बनता है। आपने खेत में बहुत सारे डिग दिखे होंगे, जो प्लांट्स के जो रिमेन्स है या प्लांट्स जो होते हैं और जो एनिमल्स के वेस्ट होते हैं, जैसे कि काऊ डंग, काऊ का या बुलक का, या इवन ह्यूमन वेस्ट से ऐसे पिट बनाए जाते हैं जिसमें इसमें डंप करके इसको रखा जाता है, और इससे हमें एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है जिसे हम मैन्योर कहते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसे हम खत भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो व्हाट आर द मैन्योर्स? मैन्योर्स आर दिस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये हो गया मैन्योर। फिर आप ये हो गया फर्स्ट पॉइंट हमारा, व्हाट से हमें ये आ जाता कि ये चीज़ क्या है और उसमें भी स्पेसिफिकली मैन्योर्स क्या है। नेक्स्ट पॉइंट याद करें आप वाई से, कि हमें ये क्यों डालना पड़ता है। क्या मदर अर्थ से सॉइल को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन फार्मर्स यूजुअली क्या करता है, एक साल में रब्बी और खरीफ क्रॉप भी लेता है, उसके साथ भी और भी मल्टीपल क्रॉप लेता है। तो एक ही ज़मीन में जब हम बार बार क्रॉप्स लेते हैं तो ज़मीन की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, न्यूट्रिएंट्स उतना नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो ऐसे में हमें ज़मीन को मदद करनी होती है ताकि वो प्लांट्स को जो
जैसे दूध से पूरी शक्ति नहीं मिलती तो हम कॉम्प्लेन या बोर्नवीटा डालते हैं, उसी प्रकार जब धरती से पूरी मदद नहीं मिलती तो हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं, कुछ इसी प्रकार। तो क्योंकि फार्मर मल्टीपल क्रॉप लेता है तो जो सॉइल की क्वालिटी है वो दिन ब दिन पुअर होती है, उसे रिप्लेनिश करने के लिए, मेकओवर करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए हम खाद पानी डालते हैं और उसी प्रोसेस को मैन्यूअरिंग कहते हैं। ठीक है। So, exercise question number 8. Explain how soil gets affected by continuous plantation of crop. तो इसका आंसर अभी हमने दिया है कि समटाइम्स फार्मर ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स ऑन इट, वो बार बार क्रॉप लगाता है जिसके कारण सॉइल की क्वालिटी पुअर हो जाती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है, इसी पार्ट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार स्टेप नंबर 3 में हमने मैन्यूअर पार्ट को समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और फर्टिलाइज़र पार्ट को भी समझ लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है फर्टिलाइज़र। अगेन हम सेम स्टाइल यूज़ करते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में कि फर्टिलाइज़र्स है क्या। फर्टिलाइज़र्स जैसे कि ये पॉकेट में बाहर मिलता है, फार्मर्स खरीदते इसे और अपने लैंड में डालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि फर्टिलाइजर्स क्या है। क्या है फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स हमें पता है कहीं ना कहीं केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में ये रीच होते हैं। जैसे कि ये पॉकेट आपको दिख रहा है, ये NPK नाम का है। तो N स्टैंड फॉर, ये सिंबल है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड फॉर फास्फोरस और K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। तो ये जो फर्टिलाइज़र है वो इन तीनों न्यूट्रिएंट्स में एनरिच है, इसमें ये तीनों न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये इनसे या इनके सॉल्ट से बनता है। तो ये है फर्टिलाइजर्स, केमिकल सब्सटेंसेस विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके। फर्टिलाइज़र का फर्स्ट पॉइंट क्या है, उससे हमें फर्स्ट पॉइंट मिलता है। और अभी हमने इसके अलावा आपने सुना होगा यूरिया भी एक सुना होगा, फिर एक अमोनियम सल्फेट भी रहता है। तो ठीक है, तो ये सब इनके एग्जाम्पल है। NPK जो हमने पॉकेट देखा, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। यूरिया भी रहता है, हम सुना होगा अक्सर कि यूरिया डालना है खेत में। ठीक। एक्सरसाइज में का 5th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। हमने मैन्योर पढ़ा, अभी हमने फर्टिलाइजर देखा। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें एक्सप्लेन करना है, वो हमें टैबुलेट करना है। तो डिफरेंशिएशन हम हमेशा टैबुलर फॉर्म में करते हैं। तो चलते हैं टेबल के रूप में। एक तरफ हम ले लेते हैं फर्टिलाइज़र, एक तरफ हम ले लेते हैं मैन्योर। हमें फर्टिलाइज़र पता है कि हमें ये इनऑर्गेनिक और केमिकल सब्सटेंसेस है। ठीक है, ये इन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम जैसे केमिकल्स या इनके सॉल्ट से बनता है। ऑन द अदर हैंड मैन्योर जो है हमारा नेचुरली ऑब्टेन्ड है। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। ये डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट से, प्लांट रेसिड्यूज से बनता है। ठीक है, ये फैक्ट्री में बनाया जाता है और ये हम फील्ड में ही बनाते हैं जहाँ पे हमारा फार्म लैंड है, जहाँ पे खेत है। ठीक है, उसके बाद ये सॉइल को ह्यूमस नहीं देता है। करेक्ट, ह्यूमस जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है उसको ह्यूमस कहते हैं, ये सॉइल को वो नहीं देता है। इसमें तो केमिकल्स और मतलब क्या कहेंगे उसे हम, न्यूट्रिएंट होते हैं, ह्यूमस नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड मैन्योर में प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट होता है। तो इससे सॉइल, जो चीज़ सॉइल से बनी है और सॉइल में ही जाके मिलती है, तो ये सॉइल को एक ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में, जिसके नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, इनमें रिच रहते हैं। मैन्योर में रिलेटिवली कम न्यूट्रिएंट रहता है, उसमें ह्यूमस रहता है पर न्यूट्रिएंट कम रहता है, और इसमें ह्यूमस बिल्कुल नहीं रहता है लेकिन ये न्यूट्रिएंट रिच रहते हैं। ठीक है, तो ये मेजरली डिफरेंस है फर्टिलाइजर्स का और मैन्योर का। तो ये हमने एक्सप्लेन कर लिया है और जो पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किया उसको ही टेबुलर फॉर्म में रीअरेंज किया है। और एक पॉइंट है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन क्षमता तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि फर्टिलाइजर्स हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे सॉइल की फर्टिलिटी मतलब एबिलिटी टू ग्रो फूड प्रोडक्ट डिस्टर्ब होती है, कम होती है अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें। सिमिलरली उससे सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन भी होता है अगर बरसात के पानी में मिक्स होके वो नियर बाय वाटर बॉडी में जाए।
सो यहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइज़र मतलब हमारी स्टेप नंबर 3 जो आज का जो हमारा चैप्टर का जो टारगेट था वो ख़त्म होता है। इसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, so after seeing the step number 1, that is preparation of the soil, now we came to step number 2, that is sowing, from our flow of chart, in which we know that we have to see 2 points: selection of seed and the tools, rather it is traditional tool as well as modern tool. In selection of seed, we know that we have seen that image. Both the points can be learned from that image itself, where we have taken a bowl in which we have poured the water and seeds. The seeds which are faulty are hollow in nature, or they are lighter in nature, as a result of which they float on the water and we can filter out them. So this point you can write on them. Okay, why we required good quality of seed? Because so that we get proper yield. Also in the same figure we have just drawn one line between two seeds to make us remember that the distance between the two seeds while planting should be very appropriate. Why? If we put a question mark, we get the result, so that we can have proper distribution of our resources, whether it is sunlight, whether it is nutrients, whether it is water, so that they get properly distributed to each plant on the field. Hence it is very important to keep a proper distance between them and not plant them all at one place, that is, do not overcrowd them. Then we have seen traditional tool which looks like funnel. Okay, it has a funnel like shape. From the top end we drop the plant seeds which gets passed through the pipe and gets planted in the earth. So this is the traditional method of the planting. What was modern tool? Modern tool we have seen drill. It is like same like for plow, which is traditional tool in earlier step. For plow we have cultivator. Okay, for plow, that is one row method, we have cultivator that is multi row method. Similarly for traditional method, that is funnel like method, for one row we have now seed drill. Using seed drill we can like plant seeds in many rows at a time. Similarly, it also helps to maintain proper distance. Okay, then we have also seen one more small. Next point, we have seen nursery. Why nursery? From this just putting the question mark we can understand it or remember it. Okay, so some plants are there which cannot be directly planted into the farmland because they cannot handle the existing pressure or environmental condition. They needs to be grown in protected environment, like they need to be keep in ICO type condition to be begin with, and once they grow into the plantlet, then we can take out them from the nursery or from the pots and then plant it in the field. We have been doing this for roses also in our gardening. So this is the nursery concept. Okay, so having completed step number 2 here, now we move to the step number T, that is adding manure and fertilizer. So how to remember now this step number 3? We have divided into two parts. First you question what, and then you question about why. When we question about what, we know that what are the substances. These are nothing but substances, like you can relate it to the like milk cannot provide complete nutrients, so we add complement or bormeta. Similarly, these are the substances which when we add to the soil, they help plant in their growth. Okay, so out of that we also further go for manure. Is nothing but the organic substance which we can create in the farm using the plant waste, using the animal waste, by the process called as decomposition. You keep them in one place under favorable condition, they get decomposed and we get manure. Next point we understand is why it is required. Can't the mother earth provide the required nutrients to the plant? Yes, it can provide, but the farmer, they takes on taking crop one after another. They take multi crop. Maybe in a year they take 3 crop, or even some farmer take 4 crop. So as a result of which the nutrients from the soil becomes insufficient, as a result of which the soil quality gets degraded day by day. So to replenish that, to make over that, the farmers need to add the manure and fertilizers. Okay, so this was the reason, and this was also the answer to this question. Okay, then we moved, after having seen the manure, we then move ahead and we came to the
fertilizers. Manure, which is organic. Fertilizers are chemical substances which are created in factories, and these are rich in particular nutrients. Some are like nitrogen, phosphorus and potassium. NPK that we have seen. We have also heard about urea, potash, okay, and many such examples. Okay, further we went for differentiation, that is versus fertilizers versus manure. All our understanding we have now put in the tabular manner. This is inorganic chemical substance, this is organic chemical substance. It is prepared in factory, it is prepared in the field with the help of decomposition method using cattle dung, cow dung, plant waste, even human waste sometime. Okay. Then we have seen that fertilizer that do not provide any humus to soil, however they are rich in particular nutrient. Manure, they provide humus to the soil, however they are comparatively very less in nutrient at compared to fertilizer. So these are advantages and disadvantages, both of them. We also note that the fertilizers need to be used, it gives better quality, but there should be some restriction or control over it. If we overuse it, it may decrease soil fertility, or it may even cause serious problem like soil pollution or water pollution if it get mixed up with rainwater and get passed on to the nearby water bodies like lakes or rivers. Okay, आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं. आई होप इससे आपको मदद होगी. मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय स्टडिंग.